नमस्कार बच्चों। आज इस वीडियो में हम गद्य दर्पण के फर्स्ट सेमेस्टर के गद्य दर्पण जो आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसके जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं वो है राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ, जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल नामक सुप्रसिद्ध लेखक, विचारक और संपादक इनके द्वारा रचित है। और तो सर्वप्रथम हम जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का एक परिचय लेते हुए, संक्षिप्त परिचय लेते हुए फिर आगे जो है राष्ट्र का स्वरूप नामक जो पाठ है, जो कि उनके निबंध संग्रह पृथ्वी पुत्र से लिया गया है, उसको देखने का प्रयास करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम उनका एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेते हैं बच्चों कि उनका जन्म खेड़ा, जो मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में 1904 में हुआ था बच्चों। फिर उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक किया और एमए पीएचडी की, और इनका जो पीएचडी का विषय था बच्चों वो पाणिनि कालीन भारतवर्ष था। 1941 के आसपास इन्होंने पीएचडी की थी और उसके बाद वे पुरातत्व जो विभाग है उसके साथ जुड़े रहे। फिर इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं और उनके साहित्य का भी गहन अध्ययन किया। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो भारतीय महाविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग, जिसको इंडोलॉजी डिपार्टमेंट कहते हैं, उससे उसमें भी वो रहे। और वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं जो वो दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में भी वे अध्यक्ष रहे। और हिंदी की इस महान विभूति का जो वर्ष 1968 में इनका जो है स्वर्गवास हो गया बच्चों। तो साहित्यिक सेवाएं अगर हम लें तो इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन किया, वह पाठ शोधन भी किया। जायसी के पद्मावत जो है उसकी संजीवनी व्याख्या इन्होंने की, और बाण भट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करा। और हिंदी को इन्होंने जो है हिंदी साहित्य को गौरवान्वित करने में और भारतीय संस्कृति और सभ्यता के सबसे बड़े समर्थक के रूप में ये सामने आए। और इन्होंने हमेशा भारतीय सभ्यता और संस्कृति का समर्थन जो है बढ़ चढ़ कर किया। और ये जो एक जो इनका जो निबंध है जो कि पृथ्वी पुत्र नामक निबंध में संकलित है बच्चों, तो इसमें वो क्या कहना चाहते हैं, जो राष्ट्र का स्वरूप है। अब राष्ट्र यहाँ पर बच्चों मैं आपको सबसे पहले समझाना चाहूंगी कि राष्ट्र का जो अर्थ होता है, जब हम तेलंगाना या मतलब तेलुगु स्पीकिंग जो स्टेट्स हैं यहाँ पर राज्य को हम जो है राज्य को तेलुगु में हम मना राष्ट्रमु अगर हम कहते हैं तो इसका मतलब है केवल राज्य तक ही सीमित होता है। उस शब्द का जो अर्थ होता है वो राज्य के लिए उपयोग में आता है। लेकिन अगर हम हिंदी में देखें बच्चों तो राष्ट्र का अर्थ होता है हमारा संपूर्ण देश, भारतवर्ष। ठीक है, तो यहाँ संपूर्ण भारतवर्ष के स्वरूप को क्या कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो हमारे संपूर्ण भारतवर्ष के स्वरूप को निर्धारित करते हैं, इस चीज को बताने का प्रयास किया गया है बच्चों। और इन्होंने कहा कि राष्ट्र के स्वरूप को निर्मित करने में उसको निर्मित करने में उसके 3 तत्वों का सम्मिश्रण यहाँ पर होता है। एक होती है भूमि, ठीक है, और भूमि पर निवास करने वाले जन। एक है पृथ्वी, पृथ्वी नहीं होगी तो जीवन ही नहीं होगा, और जीवन नहीं होगा तो हम ये सारी चर्चा ही बेकार होगी। तो पहले पृथ्वी जो कि हमारी जननी होती है, जो कि हमारा भरण पोषण करती है, तो सबसे पहला तत्व है बच्चों, सबसे पहला अंग है पृथ्वी। और फिर पृथ्वी पर निवास करने वाली जनता या जन, मनुष्य। और फिर मनुष्य के रहन सहन का तरीका, उसकी जो है उसके द्वारा जो आचार विचार जो उसके होते हैं वो सारे संस्कृति का हिस्सा बनते हैं। तो संस्कृति, तो ये 3 चीज है, 3 तत्वों को उन्होंने महत्वपूर्ण माना जो कि संपूर्ण देश के स्वरूप को या राष्ट्र के स्वरूप को, जैसा कि हमारे जो निबंध का नाम है, पाठ का नाम है, तो जनता और नहीं, पहले पृथ्वी और पृथ्वी पर निवास करने वाली जनता या जन, और फिर उनकी संस्कृति, ये 3 तत्व हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये 3 अंगों से ही राष्ट्र का स्वरूप जो है निर्मित होता है। और लेखक का मानना है कि ये जो पृथ्वी है, भूमि ही है जो वास्तव में हमारी माँ है, क्योंकि इसके द्वारा ही अन्न जल से ही हमारा भरण पोषण होता है बच्चों। तो अब हम
अब इन 3 तत्वों को हम जो है विस्तार से देखेंगे। वो क्या कहते हैं कि सबसे पहला जो तत्व है, राष्ट्र के स्वरूप के निर्माण के लिए सबसे पहला अंग या सबसे महत्वपूर्ण तत्व उन्होंने पृथ्वी को माना है या भूमि को माना है। बच्चों, हमारा जो अस्तित्व है, हम कहीं भी चले जाएं, सबसे पहली हमारी जो पहचान होती है, हम किस मतलब कुल के हैं या किस जाति के हैं या किस प्रांत के हैं, कोई नहीं जानता। लेकिन हम जब किसी विदेशी भूमि पर कदम रखते हैं तो सबसे पहले हम भारतवासी कहलाते हैं। तो हमारी जो पहचान है वो हमारी भारत माता से है। वो माता जो हमारा भरण पोषण करती है, जो हमें अन्न जल देती है और हमारी रक्षा करती है, हमें जीवन दान देती है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले वो कहते हैं ये पृथ्वी जो है, भूमि जो है, वास्तव में हमारे लिए माँ के समान होनी चाहिए और है भी। इसके द्वारा दिए गए अन्न जल से ही हमारा भरण पोषण होता है। तो बच्चों, सबसे पहले ये बात सही है कि अगर हम अपनी जिस भूमि पर हम जन्म लेते हैं, अगर हम अपनी, जैसे कि 15 अगस्त आने वाला है, हम अपनी देशभक्ति के जितने भी गाने होते हैं, हम कहीं ना कहीं ए मेरे प्यारे वतन कहें या इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम हम कहते हैं। तो अपनी माँ की वंदना, जैसे हम उन्हें माँ के समान वंदनीय मानते हुए अपने देश को, अपने देश की मिट्टी को अगर हम उन्हें पूजते हैं या अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं या देशभक्ति की भावना जागृत, ये सारी भावना कब जागृत होती है? जब हम अपने देश की मिट्टी को केवल मिट्टी नहीं समझते या एक टुकड़ा नहीं समझते भूमि का, बल्कि उसे अपनी माँ के समान जो है उसे वंदनीय मानते हैं, पूजनीय मानते हैं। और मान लीजिए कि आपकी माता है तो आप उन्हें कोई कष्ट नहीं देना चाहते, आप उनकी रक्षा करना चाहते हैं, आप उनको आराम देना चाहते हैं। तो उसी तरह से जो भूमि हमारे लिए इतना करती है, जब हमारी माँ हमें जन्म देती हैं और हमारी रुचि का, हमारी सारी जो है हमारी सारी जरूरतों का ध्यान रखती हैं, उसी तरह से ये जो भूमि है वो हमें अन्न जल से हमारा पेट भरती है, हमारा भरण पोषण करती है। तो उसके प्रति भी हमारे कर्तव्य हैं। उसके तो इसलिए कहते हैं कि जब तक जब तक माता और पुत्र का यहाँ पर जो एक बंधन है, जो आत्मीयता है, वो नहीं आएगी, तब तक हमारे अंदर वो जज्बा पैदा नहीं होगा, वो उत्साह, वो एक आत्मीयता का बंधन वहां पर पैदा नहीं होगा। इसलिए वो कहते हैं कि धरती को हमें अपनी माता के समान जो है उसे पूजना चाहिए, उसके प्रति हमारा प्रेम जो है बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जिस तरह का प्रेम हम अपनी माता के प्रति दिखाते हैं। ठीक है। और धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां हैं, देखिए बच्चों की, हमारी जो धरती है, तो केवल धरती को एक टुकड़ा मानते हुए अगर हम सोचेंगे तो उसके प्रति हमारा जो लगाव है वो नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसे अपनी माता मानेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, उसके साथ अपना जीवन, अपने जो संस्कार हैं, अपनी जो विचारधारा है, उसको जब हम माँ मान लेते हैं और उसके साथ एक बंधन का अनुभव करते हैं, तो हम उसकी पूरी पूरी जानकारी, जैसे हम अपनी माता की सेहत की पूरी सेहत के प्रति जो है बहुत जागरूक होते हैं, उनको अगर कोई छोटी मोटी बीमारी भी हो जाए तो हम जो है विचलित हो जाते हैं। उसी तरह से हमारा कर्तव्य अपनी भूमि के प्रति भी है कि हमें संपूर्ण जानकारी उस भूभाग की होनी चाहिए जो हमारी मातृभूमि कहलाती है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ क्या कहते हैं कि युवाओं को न केवल जो पृथ्वी की, धरती माता के कोख में पलने वाली जितनी भी अमूल्य निधियां हैं, असंख्य निधियां हैं, जिसके कारण हमारी जो धरती है वो वसुंधरा कहलाती है। और इस वसुंधरा में जो भी असंख्य निधियां हैं, उन सभी की जानकारी जो है वो युवाओं को होनी चाहिए, जिससे कि इन सारी जानकारियों से क्या होगा बच्चों, जैसे अब हीरा जो है, हीरा या कहें सोना जो है, वो भी पृथ्वी के गर्भ से ही हमें पैदा होकर मिलता है। और उनकी जानकारी जहाँ लोगों ने जैसे जुटाई, उसी तरह से हमें इन सारी चीजों की, नए नए खनिजों की, नए नए निधियों की जानकारी अगर हमें होगी तो ये हमारी आर्थिक अभिवृद्धि के लिए या आर्थिक उन्नति के लिए भी, विकास के लिए भी संभव होगा। तो और ये कारगर होगा, ये मतलब बहुत ही ज्यादा सहायक होगा। तो इन सारी चीजों की जानकारी युवाओं को होनी चाहिए।
कम से कम जिस प्रांत में हम लोग रहते हैं उस प्रांत की जो भूमि है, मान लीजिए आपके जो खेत हैं, खलिहान है, उसकी भूमि कैसी है, उस भूमि पर बरसने वाले जो मेघ हैं उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जानकारी अगर आप रखेंगे और पृथ्वी के चारों ओर फैले जो सागर हैं, सागर में जो जल घर है, रत्नों की राशियां हैं, उनकी जानकारी, इन सारी चीजों का आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो इन सभी की जानकारी रखना भी हमारा परम कर्तव्य हो जाता है। ठीक है, अगर जिस तरह की मिट्टी आपकी है उसमें क्या कौन सा ऐसे कौन सी फसल उगाने से क्या आपको लाभ होगा, हानि होगी, इन सारी चीजों की जानकारी आपको रखनी चाहिए। ठीक है, तो वो कब होगा, जब आप जैसे अपनी माता की पसंद नापसंद इन सभी चीजों की जानकारी रखते हैं, उसी तरह से आपकी जो भूमि है, आपकी जो धरती माता है, उसके अंदर पैदा होने वाली जो अमूल्य निधियां हैं, जो खनिज हैं, जो रत्नों की राशियां हैं, इन सारी चीजों की जानकारी अगर आपको होगी तो ये आपके आर्थिक विकास को जो है संभव बनाएगी। अतः हमें अपनी पृथ्वी के प्रति आत्मीय चेतना रखने की आवश्यकता है और इससे ही हमारी राष्ट्रीयता की भावना विकसित होने में उसको सहायता मिलती है। तो ये था बच्चों, पृथ्वी के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, या हम जो सबसे पहला अंग हमने कहा कि वो पृथ्वी है, सबसे पहला तत्व पृथ्वी है और पृथ्वी का कोई अस्तित्व नहीं। अगर मतलब पृथ्वी अकेली जब होगी तो हम उसकी इतनी बात नहीं करेंगे, पृथ्वी पर जीवन होना भी उतना ही आवश्यक है। तो लेखक का मानना है कि पृथ्वी और भूमि तब तक हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकती जब तक भूमि पर निवास करने वाले जनता के साथ उसको जोड़कर न देखा जाए। तो पृथ्वी अगर माता है तो उस पर रहने वाले जन यानी मनुष्य ही तो उसकी संतानें हैं। और जैसे माँ होती है, माँ जो होती है बच्चों, वो माता का जो व्यवहार अपनी संतान के प्रति होता है वो कभी भेदभाव करके अपने संतानों के बीच कोई भेदभाव नहीं करती। मान लीजिए कि दो बच्चे हैं, एक गोरा एक काला, लेकिन माँ कभी ऐसा नहीं करती कि केवल गोरे को प्यार करे और जो है काले को छोड़ दे। उसका जो व्यवहार होता है वो दोनों के प्रति समान रूप से होता है। बच्चों में ये भावना, जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनमें ये भावना आ जाती है कि वो माँ को देखें या ना देखें, वो उनकी जो है उस पर निर्भर करता है, लेकिन उनकी समझदारी पर निर्भर करता है, लेकिन माँ के लिए दोनों बराबर होते हैं। तो वैसे ही जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी के अंदर की जानकारी, मतलब पृथ्वी की जो कोख है उसमें पल रही राशियों की जो खनिज पदार्थ हैं, जो रत्न हैं, जो अमूल्य निधियां हैं, उन सभी की जानकारी जैसे युवाओं को होनी चाहिए, हमने कहा वैसे ही पृथ्वी का अस्तित्व महत्वपूर्ण कब बनता है, जब जो दूसरा तत्व है, मतलब जो जनता है, जब उसके पुत्र की बात आती है। मतलब पृथ्वी अगर माता है तो उस पर निवास करने वाले जो मनुष्य हैं वो उनकी संतानें हैं। तो जनों का विस्तार व्यापक है और इनकी विशेषताएं भी विविध हैं। वस्तुतः जन का महत्व सर्वाधिक है। राष्ट्र जन से ही निर्मित होता है। और देखिए, एक इंसान जो है वो राष्ट्र की किस्मत नहीं बदल सकता। ये तो संपूर्ण जानकारी जो है सभी युवाओं को दी जानी चाहिए। संपूर्ण जानकारी अपनी पृथ्वी की, अपने मेघ जल की, और इन सारी जानकारी जो है सारे संपूर्ण राष्ट्र के युवाओं को अगर दी जाएगी, और तब हमारी जो हमने कहा राष्ट्र का स्वरूप बदलेगा। तो कहीं ना कहीं जन के बिना राष्ट्र की संकल्पना भी असंभव है। और ये जन अनेक उतार चढ़ाव से जूझते हुए, कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ने के लिए कृत संकल्प रहते हैं। और इन सबके प्रति आत्मीयता की भावना हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना को सुदृढ़ करती है। तो हम सब देखिए, सारे हम सब कहने के लिए तो हम सब जन ही हैं, लेकिन हमारे अंदर एक ये जो एक भावना है कि ये धरती माता, ये हमारी भारत माता है, ये हमारा राष्ट्र का गौरव, जो हम कहते हैं राष्ट्र का स्वरूप निर्मित करने की जो भावना है, वो ये है कि हम सभी, सारी जनता, सारे जन जो इस पृथ्वी के इस भूभाग में निवास करते हैं, हम सब कहीं ना कहीं वो जो भूभाग है उसके प्रति एक भावना रखते हैं, एक समान भावना रखते हैं कि वो हमारी माता है।
तो ये एक जो बंधन है, ये एक जो आत्मीयता है, ये कहीं ना कहीं जनता को और पृथ्वी के दोनों के विकास के लिए बहुत जो है महत्वपूर्ण है बच्चों। तो हमने अभी तक राष्ट्र के स्वरूप के लिए 2 अंग जो विशेष रहे, मतलब 2 अंग जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है पृथ्वी, ठीक है, जिसको हमने कहा कि भारत माता, या जो हमारे राष्ट्र जो जब हम देश कहते हैं तो देश की जो हमारी भूमि है, भूभाग है, उसकी संपूर्ण जानकारी जो है युवाओं को, युवा पीढ़ी को होनी चाहिए। उसके बाद हमने बात की कि भूमि का अस्तित्व कुछ नहीं है अगर हम भूमि का अस्तित्व कुछ नहीं है अगर हम मतलब उस पर निवास करने वाली जनता की बात ना करें तो भूमि का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। भूमि का मतलब कोई महत्व नहीं है। जिस तरह की हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं, तो पृथ्वी तो सदियों से थी, लेकिन पृथ्वी की बात हम तब कर रहे हैं जब उसका जुड़ाव जनता से हो जाता है, ठीक है, तब वो राष्ट्र के स्वरूप के को निर्मित करने में सहायक होती है। और तीसरी बात जब हम कहते हैं वो संस्कृति। अब जनता के साथ साथ जो जन हैं उन ये संस्कृति जो है वही जन का मस्तिष्क है, और संस्कृति के विकास एवं अभ्युदय के कारण ही या उसके द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। अनेक संस्कृतियों के रहने के बावजूद सभी संस्कृतियों का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय की भावना है। यदि हमारे बीच पारस्परिक प्रेम और भाईचारे का स्रोत है और इसी से राष्ट्रीयता की भावना को बल मिलता है। तो हमने देखा बच्चों की कई हमारी जो भूमि है, हमारी जो संस्कृति है वो इतनी मिली जुली संस्कृति है, अनेक धर्मों का, अनेक जातियों का, अनेक भाषाओं का इसमें जो है योगदान रहा है, लेकिन फिर भी हम मिलजुल कर रहते हैं। हम सब जो है हमारे अंदर एक एकता की, एक भाईचारे की जो भावना है, हमारे रहन सहन, हमारे खान पान के तरीके, हमारी मतलब एक साथ मिलकर त्योहार मनाने की जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं हमारे, ये सारे हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं। लेखक का मानना है कि सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। और लेखक ये मानते हैं कि अपने पूर्वजों से प्राप्त हमारी जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, उसको बोझ न समझकर उन्हें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। उन्हें भविष्य की उन्नति का आधार मानकर राष्ट्र का विकास तभी संभव होता है। तो बच्चों, हमने ये देखा कि इस राष्ट्र के स्वरूप में कि राष्ट्र का अर्थ यहाँ पर केवल एक राज्य नहीं है, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष की भूमि है बच्चों। हम यहाँ पर अगर राष्ट्र कहते हैं तो राष्ट्र का मतलब केवल एक राज्य नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष। और जो 3 अंग उन्होंने कहा है, वासुदेव शरण अग्रवाल जो भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता के जो समर्थक थे, उन्होंने कहा कि हमारी जो राष्ट्र का स्वरूप है वो 3 तत्वों से निर्मित होता है, या 3 महत्वपूर्ण अंगों से, उनके सम्मिश्रण से निर्मित होता है। और वो 3 जो तत्व हैं बच्चों, उसमें सबसे पहला है पृथ्वी। तो पृथ्वी के साथ हमारा संबंध कैसा होना चाहिए? अगर हम पृथ्वी को केवल और केवल मिट्टी का ढेला या फिर एक छोटा भूभाग समझकर अगर उसको समझते रहेंगे तो हमारी आत्मीयता और हमारा जो है एक उसके साथ कोई अटूट संबंध स्थापित नहीं होगा। इसलिए जब भी हम अपनी जो जननी है, जो हमारी भारत माता है, उसको माता कहकर इसीलिए बुलाते हैं क्योंकि जब तक माता और पुत्र का संबंध यहाँ पर स्थापित नहीं होगा तो वो राष्ट्रीयता की भावना जो हमारे अंदर जागनी चाहिए, जो एक समर्पण की भावना हमारे अंदर जागृत होनी चाहिए, जो एक सम्मान की भावना अपनी भूमि के प्रति हमारे अंदर जागनी चाहिए, जो देशभक्ति की भावना जागनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं नहीं जागेगी। इसलिए कहा कि भूमि को जो है, अपनी भूमि को, जो भूभाग जिस पर कि हमारा जन्म हुआ है, उस भारत माता को हमें माँ के समान जो है प्रेम करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, अपना दायित्व समझते हुए उसकी संपूर्ण जानकारी, जैसे हमारे घर में हम अपनी माता को
कष्ट में नहीं देखना चाहते। उसी तरह से जो भूभाग है, जो हमारी धरती है, जो अन्न जल देकर हमारा भरण पोषण करती है, उसको हरा भरा बनाकर रखना, उसको हरित रखना, उसको सूखने न देना, उसके जल स्रोतों को सूखने न देना और उसे प्रदूषित न होने देना, इन सारी चीजों की जिम्मेदारी किसकी है बच्चों? हमारी है। और उसके साथ साथ उसके अंदर जो पाए जाने वाले खनिज पदार्थ हैं, जो जो अमूल्य निधियां हैं, जो अमूल्य जो जो एक तरह से रत्नों की खान है हमारी भूमि, तो उन रत्नों की पहचान करना, उनका ज्ञान हासिल करना, ये सारा प्रशिक्षण जो है युवाओं को दिया जाना चाहिए। क्योंकि अगर ये सारी चीजें, जैसे मान लीजिए हीरा है, हीरा भी किसी ने खोजा ही होगा बच्चों, हीरा भी एक पत्थर के समान ही था, लेकिन जब वो किसी पारखी की नजर में आया और उसे तराशा गया तो वो हीरा बन गया और लोगों के जो है सजने संवरने का एक आभूषण जो है हीरे से तैयार होने लगे, या सोना कहिए। उसी तरह से कई ऐसी चीजें हैं जिनकी जानकारी अभी भी दुर्लभ है, और उनकी जानकारी भी हम जो युवा पीढ़ी के पास ये इस चुनौती को वो स्वीकार करके कई खनिजों का, कई रत्नों की खोज वो आज भी कर सकती है, जिससे कि हमारे आर्थिक विकास में सहायक हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया पृथ्वी के बारे में जानकारी बच्चों। और पृथ्वी का अस्तित्व, हमने कहा कि अकेली पृथ्वी की बात करना तो मतलब बेकार होगा। जब हम पृथ्वी को किससे जोड़कर देखते हैं, पृथ्वी का महत्व कब बढ़ जाता है? जब उस पे जनजीवन का संचार हो। और जनता जो है बच्चों, जनता के जीने का आधार पृथ्वी है, और पृथ्वी के साथ जनता का संबंध हमने कहा कि जैसे माँ और पुत्र का होना चाहिए। तो जनता के मन में अपनी पृथ्वी के प्रति जो एक समर्पण का भाव होना चाहिए, भक्ति उसके अंदर होनी चाहिए, और अपनी पृथ्वी को हमेशा हरा भरा बनाने की, और उसे जो है प्रदूषण से मुक्त करके उसके खनिजों के बारे में सबकी जानकारी लेकर अपने जीवन को आनंदमय बनाने की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं जनता पर ही होती है। और फिर जो तीसरी चीज हमने, और राष्ट्र का स्वरूप इन्हीं चीजों से निर्मित होता है। और तीसरी चीज है जनता की संस्कृति, जहां पर जो जन मतलब यहाँ जन का मतलब किसी एक मनुष्य से नहीं है, बल्कि अनेक जातियों के, अनेक धर्मों के, अनेक संस्कृतियों, अनेक आचार विचार के, जो अलग अलग प्रकार के जो रीति रिवाज, सभी लोग, अनेक भाषाओं के बोलने वाले सभी एक साथ रहते हैं, लेकिन परस्पर जो है सहिष्णुता के साथ, समन्वय की भावना के साथ वो यहाँ पर पारस्परिक प्रेम और भाईचारे के साथ राष्ट्रीयता की भावना को निभाते हुए जो जीते हैं, वो हमारी संस्कृति के पहचान है। और संस्कृति, मान लीजिए बच्चों, यहाँ संस्कृति जो मैंने कहा कि मान लीजिए आप एक छोटा केक बनाते हैं, केक में आप अंडा डालते हैं, आप जो है शुगर डालते हैं, चीनी डालते हैं, मक्खन डालते हैं, सब डालते हैं, सभी का मिला जुला, सबको मिला देते हैं, और फिर जो है उसको बेक कर देते हैं, तो केक बन जाता है। तो वो जो बना हुआ केक है वो समझ लीजिए कि संस्कृति है, और उसके अंदर पड़ी हुई ये सारी चीजें जो फिर हम अलग नहीं कर सकते, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर हमारी राष्ट्रीय भावनाओं को सुदृढ़ करने वाली हमारी संस्कृति है, जो कि हमें समन्वय की भावना के साथ हमारे अंदर सारे रीति रिवाज हैं, सारे जो परंपराओं का एक जमघट हमारे अंदर है, सारी चीजें, सोच विचार के तरीके अलग हैं, लेकिन फिर भी पारस्परिक प्रेम और भाईचारा यहाँ पर है। तो ये तीन जो अंग हैं बच्चों, इन तीनों अंगों से ही राष्ट्रहित या राष्ट्र प्रेम की भावना निर्मित होती है। और जो राष्ट्र की कल्पना हमने की, तो राष्ट्र जो है बिना जनता के राष्ट्र नहीं होता, और बिना पृथ्वी के राष्ट्र नहीं होता, और बिना जनता की संस्कृति के भी राष्ट्र नहीं होता। तो राष्ट्र की संस्कृति के निर्माण में इन तीनों का अपना अपना अस्तित्व है। वो तीन चीजें क्या है बच्चों? वो है पृथ्वी पर निवास करने वाली जनता, और जनता की संस्कृति। तो इन सभी की जानकारी अगर हमें होगी तो हम अपने राष्ट्र का स्वरूप निर्मित कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो जानकारी थी इस पाठ की, ये मैंने आपको देने का प्रयत्न किया। ये पाठ बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान है समझने के लिए। तो मेरे ख्याल से तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और एक बार
जो है आपके पाठ्य पुस्तक में भी इस पाठ को आप पढ़ें और समझने की कोशिश करें। आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।